जय हिंद। स्लेव डायनेस्टी के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। खिलजी डायनेस्टी के अंदर हम प्रेडोमिनेंटली बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे और बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि फिरोज स्लेव डायनेस्टी के खैमूर को मारेंगे और स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म करेंगे। ये जो फिरोज हैं, ये गद्दी के ऊपर बैठेंगे एस जलालुद्दीन खिलजी और फाउंडेशन रखेंगे खिलजी डायनेस्टी की। तो खिलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने रखी? खिलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन जलालुद्दीन खिलजी ने रखी। जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी के ऊपर बैठेंगे तो इनकी उम्र लगभग 70 साल होती थी। ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 6 साल के लिए रूल करेंगे। हालांकि ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, ये बलबन के टाइम से ही बड़े एबल मिलिट्री जनरल हुआ करते थे। बलबन के टाइम के दौरान ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, ये कई सारी सक्सेसफुल बैटल्स को लीड करेंगे। इनफैक्ट बलबन के टाइम के दौरान जब मंगोल्स का अटैक होगा तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, ये सक्सेसफुली इस मंगोल्स के अटैक को काउंटर करेंगे। जब जलालुद्दीन खिलजी सक्सेसफुली मंगोल्स के अटैक को काउंटर करेंगे तो कई सारे मंगोल्स जो हैं वो दिल्ली के आसपास वाले रीजन्स में सेटल हो जाएंगे। ये जो मंगोल्स दिल्ली के आसपास वाले रीजन्स में सेटल हुए, इनको क्या बुलाया गया? इनको बुलाया गया नया मुसलमान। इनको क्या बुलाया गया? इनको बुलाया गया न्यू मुसलमान्स। बेहद सिंपल। ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत के अंदर जलालुद्दीन खिलजी पहले ऐसे सुल्तान हुए जो कि हिंदूज के टुवर्ड्स जनरस हुआ करते थे, जो कि हिंदूज के टुवर्ड्स थोड़ा काइंड हुआ करते थे। बेसिकली ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने अडॉप्ट करी पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। इनके रेन के दौरान किसी को हार्श पनिशमेंट दिया ही नहीं जाता था। बेसिकली आप खुद समझ सकते हो, एक 70 साल का बुजुर्ग है जिसको पावर मिली है, सुल्तान बनाए, ताकत उतनी नहीं है लेकिन पावर को कंसोलिडेट करना है, लोगों का गुडविल जीतना है। तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, ये अडॉप्ट करेंगे पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस को। इनफैक्ट चंगेज़ खान का एक डिसेंडेंट हुआ करता था जिसका नाम था उलुग खान। ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, ये उलुग खान के साथ में अपनी बेटी की शादी करेंगे। और बेटी की शादी क्यों करेंगे? ताकि मंगोल्स के अटैक को रोका जा सके। ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, इनके एक नेफ्यू हुआ करते थे, नेफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे, जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये 1294 सी में देवगिरी को इन्वेड करेंगे। साउथ इंडिया के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो 1294 सी में देवगिरी को इन्वेड करेंगे, देवगिरी को कॉन्कर करेंगे। जब अलाउद्दीन खिलजी लौट कर आएंगे तो एक विक्ट्री सेलिब्रेशन रखा जाएगा इन 1296 सी। और इसी विक्ट्री सेलिब्रेशन के दौरान ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये अपने अंकल जलालुद्दीन खिलजी को मार देंगे और गद्दी के ऊपर बैठेंगे। जलालुद्दीन खिलजी को इन्हीं के नेफ्यू, इन्हीं के सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी ने मारा और फिर अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो गद्दी के ऊपर बैठेंगे। हालांकि इनिशियली ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने अपनी अंकल की मदद की, अपने अंकल की मदद की इन कंसोलिडेटिंग पावर। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को आमिर ए तुजुक के तौर पे अपॉइंट किया था। आमिर ए तुजुक का मतलब मास्टर ऑफ सेरेमनीज के तौर पे अपॉइंट किया था। अपने अंकल के रेन के दौरान ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये 2 एक्सपेडिशंस को लीड करेंगे। सबसे पहला एक्सपेडिशन इन्होंने लीड किया 1292 सी में। कहाँ पे? किसके अगेंस्ट? बिल्सा के अगेंस्ट, या फिर ये कहें कि विदिशा के अगेंस्ट। और जब विदिशा के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे तो रिवॉर्ड के तौर पे इनको अवध और कारा का इक्ता दे दिया जाएगा और इनको आमिर ए तुजुक के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। और दूसरा एक्सपेडिशन अलाउद्दीन खिलजी ने लीड किया अगेंस्ट देवगिरी। और देवगिरी के अगेंस्ट में ये जो एक्सपेडिशन था, ये सदर्न इंडिया के अंदर पहला टर्किश एक्सपेडिशन था। तो सदर्न इंडिया के अंदर पहला टर्किश एक्सपेडिशन किसने लीड किया?
अलाउद्दीन खिलजी ने किया, किसके अगेंस्ट में किया? देवगिरी के अगेंस्ट में किया। और फिर 1296 सी में ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये जलालुद्दीन खिलजी को मार देंगे और गद्दी के ऊपर बैठ जाएंगे। ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये बड़े ही इनटॉलरेंट रूलर हुआ करते थे। जो भी इनको अपोज करने की कोशिश करेगा उसको बेहद सीवियर पनिशमेंट्स दिए जाएंगे। इनके अंकल की पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, ये बिल्कुल उसके उल्टा चलेंगे और ये हाईली इनटॉलरेंट रूलर हुआ करते थे। इनफैक्ट जो बलबन की पॉलिसी हुआ करती थी रूथलेस गवर्नेंस की, उसको अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो रिवाइव करेंगे। ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये नोबल्स की पावर्स को और उलेमास की पावर को ख़त्म करेंगे, उनको कर्व करेंगे। ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये 4 ऑर्डिनेंसेस लेकर आएंगे, 4 कानून लेकर आएंगे। कौन कौन से 4 ऑर्डिनेंसेस लेकर आएंगे? एक तो नोबल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कॉन्फिस्केट किया जाएगा। नोबल्स की जो पावर है उसको एक तरीके से कर्व किया जा रहा है। सबसे पहला ऑर्डिनेंस, नोबल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कॉन्फिस्केट किया जाएगा। जो इंटेलिजेंस सिस्टम हुआ करता था उसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। एक बार फिर से ये जो इंटेलिजेंस सिस्टम हुआ करता था इसको मजबूत किया जाएगा। लिकर और इंटॉक्सिकेंट्स का जो यूज़ है उसको पूरे तरीके से प्रोहिबिट किया जाएगा, उसको पूरे तरीके से बंद किया जाएगा। और जितनी भी सोशल गैदरिंग्स हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो सुल्तान की परमिशन के बिना बैन थे, वो सुल्तान की परमिशन के बिना फॉरबिडन थे। तो 4 ऑर्डिनेंसेस लेकर आए अलाउद्दीन खिलजी। कौन कौन से? एक तो नोबल्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको कॉन्फिस्केट किया गया। दूसरा, इंटेलिजेंस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया गया। तीसरा, लिकर और इंटॉक्सिकेंट्स के यूज़ के ऊपर प्रोहिबिशन लगाया गया। और चौथा, सोशल गैदरिंग्स और फेस्टिवल्स जो हैं वो सुल्तान की परमिशन के बिना नहीं किए जा सकते थे। ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये लंबी चौड़ी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी तैयार करेंगे, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी तैयार करेंगे। और ये जो आर्मी है इस आर्मी को 6 बार मंगोल्स के अगेंस्ट में भेजेंगे। पहली 2 बार ये जो आर्मी है ये मंगोल्स के अगेंस्ट में सक्सेसफुल रही, लेकिन तीसरी बार एक मंगोल इन्वेडर आया जिसका नाम था ख्वाजा। और ये जो ख्वाजा है ये ऑलमोस्ट दिल्ली तक पहुंच जाएगा। और जब ख्वाजा दिल्ली तक पहुंच जाएगा तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये चित्तौड़ से वापस आएंगे। ये उस टाइम पे चित्तौड़ हुआ करते थे, चित्तौड़ से वापस आएंगे दिल्ली को डिफेंड करने के लिए। लेकिन इनको छुपना पड़ेगा, इनको छुपना पड़ेगा सिरी फोर्ट में। ये जो मंगोल्स हैं ये दिल्ली तक तो पहुंच गए थे, लेकिन ये सिरी फोर्ट को ब्रीच नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली लौट जाएंगे। और इसके बाद ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनको समझ में आएगा कि इनको अपने फ्रंटियर्स को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और फिर ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स के ऊपर फोर्टिफिकेशन की शुरुआत करेंगे। और गाजी मलिक, जिनको आगे जाके क्या बोला जाएगा, ग्यासुद्दीन तुगलक, ये जो गाजी मलिक हैं इनको वार्डन ऑफ मार्चेस के तौर पे अपॉइंट करेंगे और इनको जिम्मेदारी देंगे कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और जब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा तो 1299 सी से ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये गुजरात के अगेंस्ट में कैंपेन लॉन्च करेंगे। गुजरात में उस दौर में बघेल किंग राय करण हुआ करते थे। राय करण के अगेंस्ट में अलाउद्दीन खिलजी अपने 2 जनरल्स को भेजेंगे, एक उलुग खान और दूसरे नुसरत खान। ये जो उलुग खान है और ये जो नुसरत खान है, जब ये गुजरात के ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे, जब ये राय करण के ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे तो ये जो राय करण है ये भाग जाएंगे। और इसके बाद ये जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी है ये सोमनाथ टेम्पल को कैप्चर करेगी और ये सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करेगी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये राजा की वाइफ कमलाबाई से शादी करेंगे। और इसी कॉन्क्वेस्ट के दौरान मलिक कफूर, जो कि बड़ा ही एबल मिलिट्री जनरल हुआ करता था, जो कि आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी की मदद करेगा इन दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, ये मलिक कफूर भी इसी गुजरात के कैंपेन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। और जब गुजरात का कैंपेन सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये शुरू करेंगे राजपूताना का कॉन्क्वेस्ट और सबसे पहले टारगेट करेंगे रणथंभौर को। सबसे पहला टारगेट कौन बना? सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी का टारगेट बना। ये जो रणथंभौर है इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट
ऑफ राजस्थान। और जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के ऊपर अटैक करेंगे तो उस दौर में रणथंभौर के रूलर हुआ करते थे हामिद देव। और ये जो हामिद देव हैं, इनके ऊपर प्राइमरी रीजन अटैक करने का क्या था? ये जो हामिद देव हैं, इन्होंने 2 रिबेलियस मंगोल सोल्जर्स को शेल्टर दी थी, शरण दी थी और खिलजी को लौटाने से मना कर दिया था। इनिशियली जब लड़ाई की शुरुआत होगी तो ये जो हामिद देव हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये फोर्स हो जाएगा बैटलफील्ड में आने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये हामिद देव को हरा देंगे और फोर्ट को कैप्चर कर लेंगे 1301 सी में। रणथंभौर को कैप्चर कर लिया गया। फिर 1303 सी में इनका अगला टारगेट बना चित्तौड़। और ऐसा कहा जाता है, कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि चित्तौड़ के ऊपर अटैक अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के लिए किया, जो कि राजा रतन सिंह की रानी हुआ करती थी, क्वीन हुआ करती थी। पद्मावती आपने देखी होगी, वो कहानी इसी के बारे में है। लेकिन जब चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी कॉन्कर करेंगे तो पद्मिनी जो है वो जौहर परफॉर्म करेंगी। ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी दी गई है पद्मावत में। और ये जो पद्मावत है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है जयसी ने। जब चित्तौड़ को कॉन्कर कर लिया जाएगा तो चित्तौड़ का नाम बदल दिया जाएगा और चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रखा जाएगा? खिजराबाद रखा जाएगा। ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनका एक बेटा था खिजिर खान, उसके नाम के ऊपर चित्तौड़ का नाम रखा जाएगा खिजराबाद। चित्तौड़ को कॉन्कर कर लिया गया और फिर 1305 सी में मालवा को कैप्चर किया जाएगा, उज्जैन को कैप्चर किया जाएगा, मांडू को कैप्चर किया जाएगा, धार को कैप्चर किया जाएगा और चंदेरी को कैप्चर किया जाएगा। गुजरात और ये जो वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है, इसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेंगे। 1311 सी आते आते जालौर को भी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कैप्चर कर लेंगे। अब ये जो गुजरात और राजपूताना वाला रीजन है, इसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया है। और अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो डेक्कन की तरफ मूव करेंगे, साउथ इंडिया की तरफ मूव करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को लीड कौन कर रहा था? मलिक कफूर लीड कर रहे थे। और पहला टारगेट कौन बना? पहला टारगेट बना रायकरन ऑफ बगलाना। डेक्कन वाले रीजन में बगलाना नाम की जगह पे रायकरन इनका पहला टारगेट बना। ये जो मलिक कफूर की आर्मी है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी है, ये रायकरन को हरा देगी। फिर दूसरा टारगेट कौन बना? दूसरा टारगेट बना राय रामचंद्र। और ये जो राय रामचंद्र हैं, ये देवगिरी के रूलर हुआ करते थे। ये जो राय रामचंद्र हैं, ये सरेंडर कर देंगे। ये पहले से ही सरेंडर किए हुए थे, लेकिन बीच में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की थी, इसलिए दोबारा देवगिरी के ऊपर अटैक किया गया। जब दोबारा अटैक किया जाएगा तो ये जो राय रामचंद्र हैं, ये सरेंडर कर देंगे। 1309 सी में ये जो मलिक कफूर की आर्मी है, ये वारंगल के ऊपर अटैक करेगी और वारंगल के राजा प्रताप को हरा दिया जाएगा। 1310 सी में होयसाल रूलर वीरा वल्लभ थर्ड, इनको हराया जाएगा। 1311 सी में ये जो मलिक कफूर की आर्मी है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी है, ये पांड्यास के अगेंस्ट में मार्च करेगी। लेकिन जब पांड्यास के अगेंस्ट में मार्च करेगी तो जो वीर पांड्या हैं वो भाग के चले जाएंगे अपनी कैपिटल सिटी मदुरई में। और पांड्यास और अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी के बीच में कोई डायरेक्ट डिसिसिव बैटल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, एक तरीके से ये जो वीर पांड्या हैं ये भाग के चले गए थे। ये जो पूरी कहानी है कॉन्क्वेस्ट की, ये कहानी बताती है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बड़े ही रूथलेस रूलर हुआ करते थे। ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये इलिटरेट हुआ करते थे, खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने कई सारे पोइट्स को सपोर्ट किया, पैट्रोनाइज किया। जैसे इनके कोर्ट में आमिर खुसरो देखने को मिलते थे, इनके कोर्ट में मीर हसन दहलवी देखने को मिलते थे। आमिर खुसरो और मीर हसन दहलवी दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में देखने को मिलते थे। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने अलाई दरवाज़ा को बनवाया, जो कि कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है। हौजकास को बनवाया, महल हजर सतून को बनवाया, जामिद खाना मॉस्क को बनवाया, अलाई मीनार को बनवाया। ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने नई कैपिटल का भी कंस्ट्रक्शन करवाया। और वो जो नई कैपिटल है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको सिरी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सिरी बुलाया जाता है। खुद ने एक टाइटल भी अज्यूम किया। टाइटल अज्यूम किया सिकंदर ए आजम का। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा टाइटल लिया? सिकंदर ए आजम का टाइटल लिया।
और आमिर खुसरो को इन्होंने टाइटल दिया तूती ए हिंद का। तूती ए हिंद का मतलब पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल आमिर खुसरो को दिया गया। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने अपने सर्विसेज में नॉन टक्स को भी इंक्लूड किया और ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने फिक्स लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की शुरुआत करी इन कैश। लैंड रेवेन्यू जो है वो कैश में कलेक्ट किया जाता था और ऐसा करने वाले अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो पहले रूलर थे। इनका कहना था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, कि राजाशाही कोई नातेदारी कोई रिश्तेदारी नहीं जानती है। जो सही करेगा उसके साथ में सही होगा, जो गलत करेगा उसके साथ में गलत होगा। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने कैलिफ की जो अथॉरिटी है, कैलिफ का जो रिकॉग्निशन है उसको मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मुझे किसी कैलिफ किसी रिलीजियस लीडर की ज़रूरत नहीं है अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। देखो ये जो खिलजी डायनेस्टी है इसमें एक ही इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलते हैं जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की कहानी क्या रही है उसके बारे में हमने पढ़ा। मोटे मोटे तौर पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। करना बस इतना कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना और शॉर्ट नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लिखते रहना। होपफुली यहाँ तक चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में सेट हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं जब इनका रेन खत्म हुआ तो गद्दी के ऊपर बैठे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। हालांकि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की गद्दी पे बैठने से पहले कुछ टाइम के लिए मलिक कफूर जो हैं वो गद्दी के ऊपर बैठेंगे। कुछ दिनों के लिए मलिक कफूर जो हैं वो गद्दी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के ये जो बेटे हुआ करते थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये मलिक कफूर को हटा देंगे, डिस्पोज कर देंगे और खुद गद्दी पे बैठेंगे। और ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हैं इन्होंने खुद को ही कैलिफ डिक्लेयर कर दिया। फादर तो कैलिफ की अथॉरिटी को मान नहीं रहे थे, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने खुद को ही कैलिफ डिक्लेयर कर दिया और टाइटल लिया अल वाशिक बिलाह का। अल वाशिक बिलाह का टाइटल लिया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हैं इन्होंने अपने फादर के जितने भी हार्श रेगुलेशंस हुआ करते थे उन सब को कैंसिल किया। एक तरीके से टॉलरेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अपने रेन के दौरान ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हैं ये कई सारे रिवोल्ट्स को क्रश करेंगे। इन रिवोल्ट्स में इतना फंसे रहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली इनका मर्डर कर दिया जाएगा। और इनका मर्डर कौन करेगा? नसरुद्दीन खुसरो शाह। और नसरुद्दीन खुसरो शाह जो है वो इनका मर्डर करने के बाद गद्दी के ऊपर बैठेगा। ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हैं इनको किसने मारा? इनको नसरुद्दीन खुसरो शाह ने मारा। और ये इकलौते हिंदू कन्वर्ट हैं जो कि दिल्ली के थ्रोन पे बैठे थे। ओरिजिनली ये हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया था। तो ये जो नसरुद्दीन खुसरो शाह हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि ये इकलौते हिंदू कन्वर्ट थे जो कि दिल्ली की गद्दी पे बैठे। ये जो नसरुद्दीन खुसरो शाह हैं इनको गाजी मलिक इनको मार देंगे और गाजी मलिक फिर गद्दी के ऊपर बैठेंगे एज गियासुद्दीन तुगलक और शुरुआत करेंगे तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो खिलजी डायनेस्टी है इसकी कहानी क्या रही उसके बारे में होपफुली आपको समझ में आया होगा। 2-3 ही प्रोमिनेंट लोग हैं। एक जलालुद्दीन खिलजी जो कि फाउंडर थे, दूसरे जो मेनली इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, और लास्ट में ये नसरुद्दीन खुसरो शाह। 2 रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इकलौते हिंदू कन्वर्ट थे जो कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठे, और दूसरा गाजी मलिक इनको मारेंगे और फिर गद्दी के ऊपर बैठेंगे एज गियासुद्दीन तुगलक। अच्छा, ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी क्या है? इन्होंने कई सारे मेजर रिफॉर्म्स किए थे। जैसे मिलिट्री रिफॉर्म्स की अगर बात करें
तो ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिनके पास में लंबी चौड़ी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। आर्मी सबके पास में होती थी, लेकिन ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिनके पास में परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। और ये जो आर्मी होती थी इसको कैश में पे किया जाता था। ये जो आर्मी होती थी इसको कैश में पे किया जाता था। ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने चेहरा और दाग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। चेहरा में क्या होता था, जितने भी सोल्जर्स रिक्रूट किए जाते थे उनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता था। ये जो सिस्टम था इसको चेहरा बुलाया जाता था। और दाग में क्या होता था, जितने भी हॉर्सेस होते थे उनके ऊपर ब्रांडिंग की जाती थी और इस सिस्टम को क्या बुलाया जाता था, इसको दाग बुलाया जाता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चेहरा सिस्टम और दाग सिस्टम ये कौन लेकर आया, ये अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए। चेहरा सिस्टम के तहत जितने भी सोल्जर्स हुआ करते थे उनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखा जाता था और दाग सिस्टम के तहत हॉर्सेस की ब्रांडिंग की जाती थी। इसके अलावा इन्होंने कई सारे मार्केट रिफॉर्म्स भी किए। एक तो डेली यूज़ की जितनी भी चीज़ें थीं उनकी प्राइजेस को कम किया और उनकी प्राइजेस को फिक्स कर दिया गया। दिल्ली के अंदर इन्होंने 4 मार्केट्स को स्टैब्लिश किया। कौन कौन से 4 मार्केट्स को स्टैब्लिश किया? एक ग्रेन मार्केट थी जिसको मंडी बुलाया जाता था, जहाँ पे ग्रेन्स खरीदे बेचे जाते थे। दूसरी क्लोथ और ग्रोसरीज की मार्केट थी जिसको सराय आदल बुलाया जाता था। क्लोथ्स और ग्रोसरीज की मार्केट को क्या बुलाया जाता था, सराय आदल बुलाया जाता था। तीसरी हॉर्सेस की, स्लेव्स की, कैटल्स वगैरह की मार्केट थी। और चौथी जितने भी मिसलेनियस कमोडिटीज़ हुआ करते थे उनकी मार्केट थी। तो 4 अलग अलग मार्केट्स को दिल्ली वाले रीजन में अलाउद्दीन खिलजी ने स्टैब्लिश किया। हर एक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक सुपरिटेंडेंट देखने को मिलते थे जिनका नाम होता था शाहनाई मंडी। शाहनाई मंडी वो ऑफिसर होते थे, वो सुपरिटेंडेंट होते थे जो कि हर एक मार्केट को मैनेज करते थे। होर्डिंग अलाउड नहीं थी, आप ग्रेन्स वगैरह को होर्ड करके नहीं रख सकते थे, होर्डिंग अलाउड नहीं थी। और फेमाइंस के दौरान भी प्राइजेस जो हैं वो सेम रहती थी, प्राइजेस जो हैं वो फिक्स्ड रहती थी, प्राइजेस को चेंज नहीं किया जाता था। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स देखने को मिलते थे जिनको बारित्स बुलाया जाता था और सीक्रेट स्पाइस देखने को मिलते थे जिनको मुनहियान्स बुलाया जाता था। मुनहियान्स सीक्रेट स्पाइस हुआ करते थे और बारित्स इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हुआ करते थे और ये भी डे टू डे बेसिस पे सुल्तान को जानकारी दिया करते थे। जो ग्रेन्स का स्टॉक हुआ करता था उसको गवर्नमेंट स्टोर हाउसेज में होल्ड करके रखा जाता था। जो प्राइजेस हुआ करती थी उनको फिक्स किया जाता था। हर एक मर्चेंट जो भी होता था उसको मार्केट डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर किया जाता था। एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया जिसे दीवानी रियासत बुलाया जाता था। सेपरेट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया जिसे दीवानी रियासत बुलाया जाता था। और ये जो डिपार्टमेंट होता था ये किसके अंडर होता था, ये नायब ए रियासत के अंडर होता था। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे चेंजेस किए। ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने मेजरमेंट ऑफ लैंड ऑर्डर किया। लैंड को एडुकेटली मेजर किया जाए उसके रिगार्डिंग ऑर्डर देने वाले सबसे पहले सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। लैंड रेवेन्यू को कैश में कलेक्ट किया जाता था। ये जो लैंड का मेजरमेंट किया जाता था उसका स्टैंडर्ड क्या था, उसका स्टैंडर्ड बिस्वा था। आज भी बीघा होता है, बिसा होता है, वो जो बिस्वा जो है वो लैंड मेजरमेंट का स्टैंडर्ड हुआ करता था। जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/5 प्रोड्यूस जो है वो सुल्तान कलेक्ट करता था, वो सरकार कलेक्ट करती थी। एक हाउस टैक्स लगाया जाता था जिसको ग्रही बुलाया जाता था। एक पास्चर टैक्स लगाया जाता था जिसको चारी बुलाया जाता था। हाउस टैक्स को ग्रही बुलाया जाता था, पास्चर टैक्स को चारी बुलाया जाता था। लैंड मेजरमेंट का स्टैंडर्ड क्या हुआ करता था, बिस्वा हुआ करता था। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने जितने भी रिलीजियस एंडाउमेंट्स थे, जितनी भी फ्री लैंड्स थी उनको भी कॉन्फिस्केट किया। ये जो रिलीजियस एंडाउमेंट्स हैं, ये जो फ्री लैंड्स हैं, इनको इनाम या फिर वक़्त बुलाया जाता था, इनको भी अलाउद्दीन खिलजी ने कॉन्फिस्केट किया। इजी और सिंपल सी बातचीत है। और इसके साथ ये जो खिलजी डायनेस्टी है, इस खिलजी डायनेस्टी की बातचीत खत्म हो गई। देखो शॉर्ट नोट्स के तौर पे अगर देखो तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। ये जो खिलजी डायनेस्टी है इसका शॉर्टेस्ट रूल देखने को मिलता है सल्तनत पीरियड में। सल्तनत पीरियड में कई सारी डायनेस्टीज देखने को मिली, सबसे शॉर्टेस्ट रूल किसका देखने को मिलता है, खिलजी डायनेस्टी का देखने को मिलता है। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर थे इस डायनेस्टी के
और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, बातचीत की है। देखो शॉर्ट नोट्स आप अपने हिसाब से बनाना, लेकिन इंस्पिरेशन थोड़ा बहुत यहाँ से ले सकते हो। मेरे लिए ये चीज़ें मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, बाकी चीज़ें मेरे को याद हैं, तो ये चीज़ें मैंने लिख ली। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, आपको जो भी ऐसा लगता है जिसको लिखना ज़रूरी है, उसको आप लिखो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत यहाँ से देख सकते हो। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।